अब गॉस लॉ पे आते हैं। तो जैसा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया हुआ है अभी, तो अब आसान होगा आपके लिए गॉस लॉ पढ़ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू an through an closed surface is proportional to the total electric charge enclosed within the surface। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये जो हमने लिखा, अब यहाँ से समझना है कि भाई एक एक पॉइंट समझते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, थ्रू एन क्लोज सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस लिखा हुआ है ये इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये क्या होता है, ये इमेजिनरी ही होता है। ठीक है, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, और उसको यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा मे भी कि क्यूब आ जाएगा, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रख दे, देन क्यूब के लिए फ्लक्स पूछ ले, है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे हमें इमेजिन करना होता है कि सपोज ये चार्ज है, इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, तो हम लोग एक इमेजिन करेंगे भाई ठीक है ये सरफेस हो जाएगा, और वही क्या होगा, गॉसियन सरफेस बनता है। ठीक है, जिसके लिए गॉस लॉ यूज़ करेंगे। तो वही जो क्लोज सरफेस है, इमेजनरी सरफेस है, या जहाँ पे गॉस लॉ यूज़ करना है जिस क्लोज सरफेस के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आए। इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, मतलब जिस क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखते हैं, देखो, ई डॉट डी एस, आपके समझ आया होगा, फ्लक्स लिखते थे। तो अगर स्मॉल एलिमेंट ले लें, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो इतना हो जाएगा। तो इसको अगर हमने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, ठीक है, और अगर इसमें लूप जैसा बना दे, इसका मतलब होता है इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड, और डी एस है मतलब ये डेफिनेटली सरफेस होगा, है ना। तो ये इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस एरिया हो गया, है ना, इक्वल्स क्यू enclosed in that closed surface divided by epsilon naught। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग ये लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो, गॉस लॉ अगर देखा जाए तो फंडामेंटली वो किस चीज़ के लिए बना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी एक सरफेस हो जाए, कि मान लो कि ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस है जिसको हम लोग, जिसके लिए हमें फ्लक्स लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है इस क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। ठीक है, और चार्जेस हमारे पास हैं कि भाई यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। ठीक है, एक और सरफेस है क्लोज सरफेस, वो ये है। ठीक है, एक और भी सरफेस ले लो आप, है ना, कि भाई ये। ठीक है, तो अगर मैं पहले इस सरफेस की बात करूं, ठीक है, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, अगर इसके लिए फ्लक्स की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस पर्टिकुलर सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस लिया हुआ हमने, तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके लिए क्या आएगा, देखो, Q3, Q2 एंड Q5, बाहर से बिल्कुल भी मतलब नहीं है हमें, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, Phi2 Q2 प्लस Q3 प्लस Q5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। अब अगर इस सरफेस की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्जेस हैं, तो डेफिनेटली Q1 एंड Q6, तो Q1 प्लस Q6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो आप ये देखिएगा, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आईआईटी में भी पूछा गया है ना, कि भाई इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो ये तो पक्की बात है कि जो चार्ज है वो क्लियरली लिखा हुआ है एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, तो ये तो यहाँ से आपके समझ आ गया। लेकिन इस फील्ड की अगर बात करें तो ये सबकी वजह से होता है। अगर मान लो यहाँ पे लिखना है
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है जो प्रीवियस ईयर्स जो आईआईटी के क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो अभी आप देखिएगा उस सेक्शन में, तो हमने वहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सभी चार्जेस, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड द क्लोज सरफेस हो, सबको कंसिडर करके जो फील्ड आएगा, इनफैक्ट सबके लिए जो फील्ड आएगा वो लिखने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सरफेस के अंदर होगा। तो फील्ड में किसका, इस फॉर्मूले में, इसको आप ऐसा समझ लो, इस फॉर्मूले में जो ई का कॉन्ट्रीब्यूशन, ई में कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो इनर चार्जेस एज वेल एज आउटर चार्जेस, ठीक है। मतलब नेट फील्ड की बात करेंगे यहाँ पे, है ना। बट यहाँ पे सिर्फ इनर चार्जेस, मतलब इनसाइड द सरफेस जो होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो गॉस लॉ है क्या, ये समझ आए। तो गॉस लॉ आप यूज़ कैसे करोगे, यहाँ तक समझ आ गया। तो गॉस लॉ में हमेशा ध्यान रखना है कि देखो क्लोज्ड सरफेस चाहिए तभी गॉस लॉ यूज़ कर पाएंगे हम लोग। तो हमें जब क्लोज सरफेस इमेजिन करना है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ना, कि भाई कहाँ से बहुत आसानी होगी, कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ से आपके समझ आ जाएगा कि है क्या। देखिए, अगर मान लो कि आपसे कहा जाता है कि सपोज यू हैव अ चार्ज्ड रॉड, आपके पास एक चार्ज रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। तो इस पर कुछ चार्ज होगा, मान लो कि इस पर चार्ज है और चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है। देखिएगा, समझिएगा गॉसियन सरफेस कैसे खींचते हैं और इसको कैसे यूज, फंडामेंटली ये फ्लक्स के लिए बना है, बट इसको मोस्ट ऑफ द टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और वैसी जगहों पे जहाँ पे कुलम्स लॉ से डायरेक्टली फील्ड कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग चार्ज पर यूनिट लेंथ डेंसिटी जो गिवन है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ये लैम्डा गिवन है, ठीक है। लैम्डा अगर यूनिट भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, कूलम पर मीटर अगर एसआई की बात करें लिख सकते हैं। अब आपसे कहा गया कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट, फाइंड द फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड द फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है ना। और डिस्टेंस गिवन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रॉड, चार्ज्ड रॉड एंड द पॉइंट पी इज आर, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखो भाई, अगर गॉस थ्योरम यूज़, कुलम्स लॉ यूज़ करना होता, दो एलिमेंट लेते फिर उसको सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे बिना इंटीग्रेशन के सिर्फ गॉस लॉ यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट गॉस लॉ यूज़ करने के पहले हमें गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा, वो इमेजिनरी सरफेस, क्लोज सरफेस चाहिए ताकि हम लोग गॉस लॉ यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो अभी आप समझिएगा, देखिएगा कि यहाँ पे हमने कैसे, आप समझने की कोशिश करना कि भाई हमने क्यों क्लोज सरफेस इस पर्टिकुलर टाइप का ही लिया, मैं सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो अभी देखिए कि हमने क्या किया, देखना, एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। हमने क्या किया, एक सिलेंडर एज्यूम किया ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस लिया हमने, देखो ये गॉसियन सरफेस बनाया, क्यों बनाया ये समझना जरूरी है, क्योंकि क्लोज सरफेस तो कुछ भी हो सकता है। आप क्यूब ले सकते थे, आप स्फीयर ले सकते थे। तो आपके दिमाग में एक क्लियर क्वेश्चन होगा कि भाई आपने सिलेंडर ही क्यों लिया। तो देखो सिलेंडर इसलिए लिया कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। अब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो इसमें फ्लक्स भी लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, चार्ज लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, देखना ध्यान से समझना, तो ये और ये हमारे पास तीन डिफरेंट तरह के सरफेसेस हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखो तीन डिफरेंट तरह के सरफेसेस दिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो एक क्या हो गया, ये एक ये बॉटम वाला, एक तो टॉप वाला सरफेस, एक ये बॉटम वाला सरफेस और एक कर्व सरफेस। तो इसको मैं सरफेस 1 लिख देता हूँ, इसको मैं सरफेस 2 लिखता हूँ और इसको सरफेस 3 लिखता हूँ, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है जहाँ पे फ्लक्स लिखने की ज़रूरत है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्यों होगा, देखिए अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूँ, अगर हम लोग सरफेस 1 की बात करते हैं
तो सरफेस वन के पास जाएंगे आप तो देखेंगे जो फील्ड है, देखो फील्ड क्या होगा अगर टॉप व्यू देखें हम लोग, तो टॉप व्यू अगर इस पूरे सिस्टम का ले लें तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए, पॉइंट दिखेगा एक रॉड, आप समझ रहे हो ना। आप ऊपर से देखो तो रॉड एक पॉइंट दिखेगा, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है वो एक सर्कल दिखेगा ऐसा। अगर हम लोग टॉप व्यू लें, बात समझ आ रही है, तो अगर हमने टॉप व्यू लिया हुआ है तो ये दिखना चाहिए, लिख सकते। अब जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसे होने चाहिए, वो तो इस चार्ट से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स दिखेगा तुम्हें, तो हम लोग ऐसा दिखा सकते, ये जो फील्ड होगा वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ऐसा देख सकते, ये देखो, लिख सकते ना ऐसा, ये टॉप व्यू दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से देखें हम लोग तो देखो फील्ड यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो मतलब ये ऐसा होगा इधर, और अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ आएगा, और यही चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए, लिख सकते, और एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे भी आएगा, लिख सकते। बट सरफेस वन की अगर बात करें आप देखिएगा समझिएगा, अगर मैं सरफेस वन की बात करूं, ठीक है, तो जो फील्ड है वो तो ये है फील्ड वेक्टर, ठीक है, बट जो एरिया वेक्टर है मतलब जो एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, ऐसा आएगा, ये देखिएगा, ये डेल एस का डायरेक्शन हो गया, ये जो अपवर्ड्स आ रहा है, और ये फील्ड का डायरेक्शन है जो इस तरफ आ रहा है, तो थीटा कितना बन जाएगा 90, लिख सकते। तो सरफेस वन के लिए फ्लक्स ज़ीरो आ गया, थीटा जब भी 90 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा ज़ीरो, देखो इसको ज़ीरो क्यों लिख दिया, यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है आपके पास, लैम्डा, ये आगे यूज़ करेंगे, यहाँ तक सबके समझ आ गया है। अब देखिए ये, अब मैं सेकंड सरफेस की बात करता हूँ, है ना, तो अगर सेकंड सरफेस पे आ जाओ, सरफेस टू पे आ जाइए आप, तो अब क्या होगा, सरफेस टू पे अगर देखेंगे आप तो जो डायरेक्शन है वो कैसा दिखेगा, ये देखो, फील्ड तो बिल्कुल ठीक है, फील्ड तो उधर ही होगा, है ना, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया, बट जो एरिया एलिमेंट है वो इस बार नीचे है ऐसा, यहाँ पे डाउन मतलब आउटवर्ड्स होता है ना, जो बॉडी होता है जिसके लिए आप सरफेस एलिमेंट लिखते हो उसका डायरेक्शन मैंने बताया फ्लक्स में, तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो थीटा है इट इज़ अगेन 90, जो थीटा इट इज़ अगेन 90, तो फ्लक्स फिर से क्या हो गया ज़ीरो हो गया। अब हम लोग सरफेस थ्री की बात करते हैं, तो देखो सरफेस वन समझ आ गया ज़ीरो क्यों लिखा, सरफेस टू मतलब ये वाला जो बॉटम वाला फ्लैट सरफेस है लिख लिया। अब सरफेस थ्री की बात करते हैं, सरफेस थ्री मतलब क्या हो जाएगा, जो सरफेस नंबर थ्री जो कर्व वन है, ठीक है, जो कर्व सरफेस है, ठीक है, तो इसके लिए टॉप व्यू मैंने ऐसा बताया हुआ था, टॉप व्यू अगर देखें तो ऐसा दिखेगा, रॉड एक पॉइंट दिखेगा और फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है, तो देखो ये फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो अगर कर्व सरफेस की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो ये हमेशा देखो ये, अगर इस कर्व सरफेस की बात करें तो जो एरिया का डायरेक्शन है, एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल फील्ड के पैरेलल है, वो क्या है बिल्कुल फील्ड के पैरेलल है, इट मीन्स कि थीटा क्या आ गया ज़ीरो। अब थीटा ज़ीरो आ गया तो फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया आपके लिए, क्या लिख सकते हैं, अगर थर्ड की बात करें तो कितना आ जाएगा, एरिया लिख दो, एरिया कितना आ जाएगा कर्व एरिया, हमने ये लेंथ सपोज करो एल एज्यूम कर लिया, जो लेंथ ऑफ द रॉड है सपोज इट इज़ एल, लिख सकते, तो क्या हो जाएगा एल इंटू टू पाई आर, जो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल चाहिए फील्ड चाहिए था उसको रेडियस एज्यूम करके हमने ये सिलेंडर खींचा हुआ है, तो दिस द एरिया इनटू फील्ड हमने एज्यूम किया हुआ है ई पी, जो कैलकुलेट करना है हमें एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द रॉड, हमें फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इट इज़ ई पी, और कॉस ज़ीरो आपको पता है वन हो जाएगा,
तो फाई 3 पता लग गया। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा। अब यहाँ से गॉस लॉ की बात करें तो यहाँ से गॉस लॉ में लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ थी वो आपको मिल गई भी, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ये दोनों ज़ीरो होना है। राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज एनक्लोज, तो इस टोटल चार्ज एनक्लोज की बात करें मतलब जो इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना लेंथ है, एल लेंथ का चार्ज है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, तो एल लेंथ में कितना चार्ज आएगा, एल इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते। अब अगर आप यहाँ से देखोगे फाई 1 0, फाई 2 0 एंड फाई 3 इज दिस मच, ये कितना है, ई पी इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते। अब यहाँ से देखो एल और एल कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें फॉर्मूला मिल गया फील एट दिस पॉइंट, कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लिख सकते। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे गॉस लॉ को कैसे यूज़ करते हैं ये बताया हमने, ठीक है, किस तरह से लिखा आपको समझ आ रहा है। तो ये एक डेरिवेशन भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, बट कॉम्पिटिटिव के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ये स्किल पता होना चाहिए, मतलब ये कैसे किस तरह से यूज़ करोगे, अप्रोच क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक गॉस लॉ आपको समझ आ गया, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी समझ आया। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है गॉस लॉ का, जो सेकेंड लेक्चर होगा, उसमें फिर शीट के लिए है ना, या फिर प्लेट के लिए फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंडक्शन में कैसे इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये समझना है हमें।